नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो 26 टॉपिक है उसका दूसरा लेक्चर कवर करेंगे और इसी के साथ आपका सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे वन दरोगा से संबंधित जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड कराए गए हैं इससे आपका लगभग 80% से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बाकी जो पोर्शन बच गया है जिन जिन टॉपिक्स में उन पे मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। पहला पॉइंट इसमें लिखा है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में निर्वाह खेती ही की जाती है। भारतीय कृषि की विशेषताओं में मतलब कि कुछ स्पेशल फीचर्स है ना, इंग्लिश में जैसे लिखा है फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो जैसे आपके मोबाइल के फीचर होते हैं ना, ऐसे घर के फीचर होते हैं, हर चीज़ के तो कुछ फीचर होते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भारत में कृषि की जा रही है ना उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में निर्वाह खेती ही की जाती है। इस निर्वाह खेती के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से या गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कोई भी आज के टाइम में खेती करना नहीं चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो खेती कर रहे हैं ना बस वो उससे अपने काम के लिए, घर के लिए मतलब यूज के लिए मिल जाता है अनाज, और थोड़ा बहुत वो बेच लेते हैं, उसमें उनको प्रॉफिट होता नहीं है। तो यही इनके कहने का मतलब है। खेती है ना आज के टाइम में अपने यहाँ बिल्कुल जो पुराना तरीका चला आ रहा है उसी को फॉलो किया जा रहा है। लोगों के पास जो खेत हैं वो उसका साइज बहुत कम है और मशीनरी है ना उसका प्रयोग काफ़ी कम है, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है। अगला पॉइंट है, बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगिकरण के बावजूद देश की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ रहा है, कि जो शहरों की आबादी है ना वो तेज़ी से बढ़ रही है। लोग अभी गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, मतलब जिनके पास शहर में रहने के लिए कुछ भी सुविधा उपलब्ध है तो वो शहर में रहता है, गांव में वो रहना पसंद नहीं करता है। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो इससे जॉब्स तो बढ़ी हैं लेकिन अपने यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना उसको सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अभी भी ऐसा है कि जो 70% आबादी है ना इसमें से कुछ तो कृषि कार्यों में डायरेक्ट लगी है, दूसरी ऐसी है जो कृषि के उत्पाद जैसे जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं या उसके उत्पाद फल वगैरह बेचते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या के कारण कृषि यंत्रीकरण बहुत कम है। ये मैं शुरुआत में बताया कि भारत में जो लैंड होल्डिंग्स है ना वो बहुत कम बची हैं। उसका जो साइज़ है ना, खेतों का जो ज़मीन का जो साइज़ है ना पर एक लोगों के पास देखा जाए तो बहुत कम बची है। मतलब आप ये समझ लीजिए यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो कुछ लोग ये ऐसे होंगे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होगी। तो क्या बोल रहा है, लघु और सीमांत किसान। लघु और सीमांत किसान आपको पता होगा, सीमांत किसान उनको बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है और सीमांत किसान उनको बोलते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। तो यदि एक साथ बोल दिया जाए तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो लघु और सीमांत किसान में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो किसान हैं अपने यहाँ वो लघु और सीमांत ही हैं, तो उनके पास रिसोर्सेस बहुत कम हैं। तो इसलिए जो कृषि यंत्रीकरण है ना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन मतलब कृषि में मशीनों का प्रयोग है ना वो काफ़ी कम है अभी भी, क्योंकि इन मशीनों का प्रयोग करोगे तो आपको जो इनपुट कास्ट है ना वो बढ़ जाएगी और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अगला पॉइंट लिखा है, अभी भी भारत का लगभग 2/3 फसल क्षेत्र पानी के लिए मानसून पर निर्भर है। अभी जितनी एग्रीकल्चर लैंड है भारत की उसका लगभग 2/3 जो पार्ट है वो पानी के लिए मानसून पे निर्भर है। हम लोग विशेषताएं देख रहे हैं भारत में कृषि की विशेषताएं। अगला पॉइंट है, भारत में फसलों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ये प्लस पॉइंट है, सब पॉइंट निगेटिव ही नहीं है। भारत में लगभग मतलब हर तरह की फसलें हैं ना वो उगाई जाती हैं कम ज़्यादा क्वांटिटी में।
बोल रहा है यह यहाँ उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों तरह की जलवायु के कारण है। भारत में ना कई तरह की जलवायु दशाएं हैं, इस वजह से फसलों में काफ़ी वैरायटी पाई जाती है यहाँ पे। अगला पॉइंट है खाद्यान्न फसलों की देश के हर भाग में बहुलता है। जो फूड ग्रेन्स है ना, जैसे गेहूँ चावल आते हैं, ये फूड ग्रेन्स में आते हैं। गेहूँ चावल, मक्का, जौ, बाजरा। तो फूड ग्रेन में तो इंडिया विश्व में नंबर 1 है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में जो फूड ग्रेन्स है ना वो पैदा होते हैं। अगला पॉइंट है लास्ट, भारत में फसलों के मौसमी पैटर्न पाए जाते हैं। मतलब भारत में अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, इन्हीं को बोलते हैं मौसमी पैटर्न। ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक टाइम पे एक ही फसल बोई जाती है, क्योंकि मौसम की दशाएं हैं ना वो अलग अलग हैं। तो ये हो गई भारतीय कृषि की विशेषताएं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि की चुनौतियां। तो जो खेती कर रहे हैं ना किसान, उनके सामने चुनौतियां कौन कौन सी आ रही हैं। तो जो पहला पॉइंट लिखा है कई फसलों के उत्पादन में स्थिरता। इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना वो पर यूनिट एरिया वो लगभग स्थिर हो गया है पिछले कई सालों से, अब वो बढ़ नहीं रहा है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो खेती की भूमि है वो लगातार बढ़ रही है। मतलब इंडिया की यदि बात की जाए तो जो एग्रीकल्चर लैंड है ना वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस रेशियो में जो प्रोडक्शन है ना पर यूनिट एरिया वो बढ़ नहीं रहा है। तो वही लिखा है कि फसलों के उत्पादन में स्थिरता, प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ नहीं रही है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। प्रोडक्शन का मतलब होता है ओवरऑल कितना पैदा हुआ, और प्रोडक्टिविटी का मतलब पर यूनिट एरिया में कितना पैदा हुआ। जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं उसकी बात हो रही। दूसरा पॉइंट लिखा है उच्च लागत। जो खेती में है ना वो लागत बढ़ रही है। देखो पानी, उर्वरक, जुताई, उसके बाद बुआई, उसके बाद कीटनाशक और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से यूज होती हैं कि जो फसलों की जो लागत है ना वो बीज इतने महंगे हो गए हैं कि लागत लगातार बढ़ रही है। तो जो किसान है ना वो उसको कई जगह तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और उनको यदि इतनी लागत वो लगा देते हैं तो उत्पादन उस तरह से नहीं मिल पाता है, तो उनको जो प्रॉफिट है ना वो बहुत कम होता है और ज़्यादातर ये तो हानि होती है। अगला पॉइंट है मृदा की उर्वरता में कमी। ये तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि लगातार, मतलब कई जगह ऐसा भी है कि सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं लेकिन वहाँ पे फसलें नहीं ग्रो हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार आप खेती करते रहोगे, सिंचाई करते रहोगे, खेती करोगे तो ज़मीन है ना उसकी जो उर्वरता है ना, फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है। अगला है भूजल के स्तर में लगातार गिरना। जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो लगातार गिर रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर है ना वो अपने देश में फसलों की सिंचाई में यूज होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसका भी फसलों पे असर पड़ रहा है। अभी ना देखा होगा कि फसलों में ना बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और कीट पतंगे ज़्यादा लगते हैं, तो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की वजह है। वैश्वीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का भी फर्क पड़ रहा है। क्या हो रहा है ना कि जितने भी किसानों के प्रोडक्ट हैं ना उनके रेट थोड़ा बढ़े तो गवर्नमेंट क्या करती है कि दूसरे देशों से उसको आयात कर लेती है और उनकी रेट है ना वो बढ़ने नहीं देती। लेकिन यदि रेट बढ़ेंगे तो किसानों को उससे फ़ायदा होगा ना। लेकिन बात ये है ना कि सरकार की मजबूरी ये है कि यदि रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कई लोग, तो सबके हित की बात सोचनी होती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ। मतलब फूड सिक्योरिटी है ना जो, उसकी भी कई सारे चैलेंज हैं कि अपना देश जो है ना, अभी देखो हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाए या सतत विकास सूचकांक जो है ना उसमें काफ़ी जो है ना, और हंगर इंडेक्स देखा जाए तो इनमें इंडिया का स्थान बहुत बुरा है।
फूड ग्रेन में इंडिया को आत्मनिर्भरता तो मिल गई है, लेकिन अभी पोषण का स्तर है ना वो उतना अच्छा नहीं है। चलते हैं अगला पॉइंट पे, किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं। जो फार्मर्स के द्वारा सुसाइड्स है ना वो बहुत सुनने में आती हैं। तो उसके बहुत सारे वजह हैं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाते हैं, जिससे सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ये हो गई आपकी भारतीय कृषि की चुनौतियाँ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में कृषि उत्पादन से संबंधित तथ्य। कुछ डेटा आप देख लीजिए, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन एक आध बन जाए। पहला पॉइंट क्या लिखा है, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन मतलब टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वर्ष 2011-12 में जो 59.3 मिलियन टन था, एमटी का मतलब मिलियन टन, वो 2020-21 में बढ़कर 308.6 मिलियन टन हो गया। ये टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात हो रही है। 2020-21 में कितना, 308.6 मिलियन टन। अगला पॉइंट क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 58.32 मिलियन टन के साथ प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश है ना खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है, देश की बात हो रही, देश में प्रथम है। और कितना है खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश का, 58.32 मिलियन टन। अब हम लोग देखेंगे कि किन किन फसलों के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। तो जो चावल है ना, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे आता है। दूसरी है वो है गेहूं, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इतना तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है मक्का, मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है। अगला डेटा है चना, तुअर दाल और सोयाबीन, इन तीनों के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। तुअर दाल ना, इसको शायद अरहर की दाल भी बोलते हैं ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है सोयाबीन का, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है, लेकिन अब सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया है। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और कुल तिलहन, और उसमें सरसों भी है ना, वो तिलहन फसल है। तो कुल तिलहन की बात की जाए या सरसों की बात की जाए तो इसके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। कपास उत्पादन की बात की जाए तो इसमें गुजरात पहले स्थान पे है। अगला पॉइंट क्या दिखा है, भारत कपास, गन्ना और दूध इसके उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। तो भारत इन 3 चीज़ों में, और भी कई में है, इतने इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से है ना, अब आगे हम लोग देखेंगे फसल चक्र। तो आपका 26 टॉपिक है ना, उसमें भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र दिया है ना। तो अब कृषि प्रणाली वाला पार्ट हो गया, अब हम लोग फसल चक्र देखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, भूमि की एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों को उगाना एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे गाँव, जो लोग गाँव में से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कि एक निश्चित पैटर्न में फसलें बोई जाती हैं। मतलब मान लो सबसे पहले बरसात के सीज़न में क्या बोया गया, चावल बोया गया। तो चावल, उसके बाद चावल की कटाई होगी तो गेहूँ बो दिया जाता है। गेहूँ ना बोएंगे तो कोई लोग सरसों बो देते हैं। और सरसों की कटाई हो गई तो फिर क्या बोते हैं, खरीफ जायद की फसल बोते हैं। तो कुछ लोग अपना मूंग बो देते हैं। कॉमन मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जो सबसे कॉमन है। तो वही है कि ना, ये तो है नहीं कि पहले बरसात में गेहूँ को ही बो दे। तो वही लिखा है कि जो फसल बोई जाती है ना, उसका एक पूर्व नियोजित क्रम है। अगला है फसल चक्र का सिद्धांत। मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना इकाई भूमि में अधिकतम फसल लेने के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करना है। जो फसल चक्र है ना, उसको इसलिए अपनाया जाता है कि जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है ना, वो बना रहे, और पर यूनिट एरिया में जो प्रोडक्शन है ना, वो अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं
का प्रयोग करके ही ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। तो एक फसल चक्र का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, चावल, उसके बाद चना, उसके बाद केला। पहले चावल बोते हैं, फिर चना, फिर उसके बाद केला। अब हम लोग देखेंगे फसल चक्र के सिद्धांत, मतलब जब फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अब हम लोग देख रहे हैं फसल चक्र से रिलेटेड। फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के पहले उगाना चाहिए, क्योंकि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करती हैं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाती हैं। फलीदार फसलें मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ना हिंदी में फलीदार फसलें बोलते हैं, जैसे मटर, चना, ये फलीदार फसलों में आते हैं। दलहनी फसलें आप मेनली समझ लो। तो बोल रहा है कि इनको बोने से पहले गैर फलीदार फसलों को बोलना चाहिए, क्योंकि जो फलीदार फसलें हैं ना वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना मिट्टी में फिक्स करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना इनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उनमें पाया जाता है। तथा जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है ना वो जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, वो भी मिट्टी में मिलाती हैं, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, मूसलाधार जड़ वाली फसलों मतलब गहरी जड़ों वाली फसलों जैसे कॉटन के बाद रेशेदार जल प्रणाली मतलब उथली जड़ वाली फसल जैसे मक्का। मतलब गहरी जड़ वाली फसलें बो रहे हो आप तो उसके बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें आप बोइए। इससे क्या होगा, मिट्टी से पोषक तत्वों को उचित और समान उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं ना वो उनका उपयोग सही से हो पाएगा। आगे चलते हैं। अधिक जरूरत वाली फसलों के बाद कम जरूरत वाली। तो अधिक जरूरत का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जिन फसलों के ना जमीन से ज़्यादा पोषक तत्वों को खींचती हैं और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे, या ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मेनली बात रिसोर्सेज की हो रही है कि जो फसलें ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता जिनके लिए होती है ना, उसके बाद कम संसाधन जिनको चाहिए उनको बोना चाहिए। जैसे लिखा है कि आलू, गन्ना, मक्का आदि फसलों को अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, तो उनमें क्या आ जाता है, बेहतर जुताई इनको अच्छी चाहिए, अधिक उर्वरक फर्टिलाइजर की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए और सिंचाई की अधिक संख्या, कई बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद कम सिंचाई वाली फसलें होनी चाहिए जिनको कम सिंचाई की ज़रूरत हो और जुताई भी है ना उतनी ज़्यादा जुताई की ज़रूरत ना हो। अगला पॉइंट है, ये हम लोग जो फसल चक्र पाया जाता है ना उसमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो देख रहे हैं। अगला पॉइंट है, फसल का चयन आवश्यकता या मांग के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो आप फसल चुन रहे हो ना वो नीड और सप्लाई के सिद्धांत पे आधार पे होना चाहिए कि इसकी कितनी मांग है और सप्लाई क्या है। अगला, एक ही परिवार की फसलों को एक क्रम में नहीं उगाना चाहिए। एक परिवार की फसलें मतलब जैसे दलहनी फसलों को है ना एक साथ नहीं बोना चाहिए, और ऐसे ही फूड ग्रेन्स को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि लिखा है क्योंकि वे कीटों और रोगों के लिए वैकल्पिक मेजबान मतलब होस्ट के रूप में कार्य करती हैं। मतलब ये फसलें हैं ना कीटों को अपनी ओर एक साथ आकर्षित करेंगे और फसल को नुकसान होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या लिखा है, फसलों का चयन किसानों की लाभकारी स्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिससे किसानों को लाभ प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, चयनित फसल मिट्टी और जलवायु की स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। कि जो फसल बोई जा रही है ना वो सॉइल और क्लाइमेट की स्थिति के अनुरूप होगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसमें कम कीट लगेंगे। तो ये हो गया फसल चक्र के सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे फसल चक्र अपनाने के लाभ। मतलब फसल चक्र जो अपनाया जाता है वो उससे क्या क्या हमको फ़ायदा मिलता है। पहला पॉइंट इसमें लिखा है, मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तथा इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है। तो पहला कारण ये हो गया कि फसल चक्र अपनाने से जो मिट्टी है ना उसका उर्वरता बनी रहती है और उसके भौतिक और रासायनिक मतलब फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो बनी रहती हैं। अगला पॉइंट दूसरा क्या है, सघन फसल चक्रों को अपनाने से भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। इंटेंसिव क्रॉप सर्कल को अपनाएंगे ना, उससे हमको जो मिट्टी में कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, कार्बनिक पदार्थ, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, उचित फसल चक्र अपनाने से भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रभाव में कमी आती है। फसल चक्र अपनाने से ना जो बीमारियां हैं ना वो भी कम होती हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, फसलों से रिलेटेड है ना, डिजीज की बात हो रही है। फसल चक्र अपनाने से कीटों और खरपतवार पर भी नियंत्रण होता है। तो जो क्रॉप रोटेशन से ना जो कीट है ना और खरपतवार, इन पे भी कंट्रोल होता है। तो ये हो गया फसल चक्र अपनाने के लाभ। इसी के साथ आपका जो 26वां टॉपिक था वो भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और उसके बाद हर टॉपिक में जो चीज़ें छूट गई हैं और थोड़ा सा रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।